Welcome back, friends. In today's session, we are going to finalize unit number 1. दोस्तों, जब हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था, तब ये सारे थ्योरी पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने ऐसा डिस्कस किया था कि ये डिटेल्ड पॉइंट्स जो डिस्कस कर लेंगे, फिर यहाँ पर आके इसको देख लेंगे. सो नाउ वी आर डन विथ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास. वी नो व्हाट इज इनहेरिटेंस. वी नो व्हाट इज एनकैप्सुलेशन. तो इसके जो थ्योरी पॉइंट्स है पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसको हम डिस्कस करते हैं इन टुडे सेशन. सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? सी प्लस प्लस के अंदर दोस्तों दो तरह से पॉलीमॉर्फिज्म हम अचीव कर सकते हैं. एक तो है कंपाइल टाइम और दूसरा है रन टाइम. कंपाइल टाइम के अंदर अगेन फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग. तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो लास्ट यूनिट में है, वो बाकी है हमारा पॉइंट. लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है वो हमने कंप्लीट किया हुआ है. और वर्चुअल फंक्शन, तो ये भी जब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखा था तो उसके अंदर वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन हमने बनाए थे, तो हमको मालूम है व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन. सो लेट अस गो टू द थियोरी. इन शॉर्ट, ये डायग्राम्स हमको ये मालूम पड़ता है कि पॉलीमॉर्फिज्म सी प्लस प्लस में दो तरह से कर सकते हैं. एक तो कंपाइल टाइम, दूसरा रन टाइम. कंपाइल टाइम के अंदर अगेन फंक्शन और ऑपरेटर को ओवरलोड करके पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं. रन टाइम के अंदर ऑप्शन है हमारे पास वर्चुअल फंक्शन. Polymorphism means the same entity, function or object behaves differently in different scenario. The word polymorphism means having many forms. Polymorphism का मतलब ये होता है कि multiple forms, many forms. नाम एक लेकिन बहुत सारे काम उसके, जैसा हम फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने अचीव किया वो. In C++, polymorphism is mainly divided into two types. एक जो है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो हमने डायग्राम में देखा. Now compile time polymorphism, this type of polymorphism is achieved by function or operator overloading. तो फंक्शन ओवरलोडिंग के पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए वो देखते हैं. हमने फंक्शन ओवरलोडिंग सीखा हुआ है. when there are multiple functions with same name but different parameters, then these functions are said to be overloaded. एक ही नाम होगा फंक्शन का, लेकिन उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो है पैरामीटर्स या फिर उसकी टाइप, वो हम बदल के उसको अलग अलग तरीके से कॉल कर सकते हैं और नाम एक ही रखेंगे, तो इसको बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग. फंक्शन कैन बी ओवरलोडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और चेंज इन टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट. ओके, नाउ अगेन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, टू टाइप्स, फंक्शन एंड ऑपरेटर. तो फंक्शन का हमने डिस्कशन देखा. ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ऑपरेटर ओवरलोडिंग अगेन वी विल डिस्कस इन लास्ट यूनिट. एग्जाम के खत्म होने के बाद हम लास्ट यूनिट में ये पॉइंट है तो डिस्कस करेंगे वहां पर. ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब क्या? फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स option to overload operators also. For example, we can make operator plus for string class to concatenate two string. मतलब प्लस ऑपरेटर का यूज करके एडिशनल ऑपरेटर, और एडिशन का जो ऑपरेटर है इसका यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, दो कोई नंबर से उसका टोटल एडिशन, सबमिशन ऐसा हम कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल इंटीजर ए बी सी, ऐसे तीन वेरिएबल्स है, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा हम कर सकते हैं. तो ए और बी का टोटल होके सी में स्टोर होगा, उसका सम होके टोटल सी में स्टोर होगा. लेकिन मेरे पास कोई स्ट्रिंग str1 प्लस str2 ऐसा करूंगा तो उसका आंसर क्या होगा? तो उसके अंदर मैं कॉन्केटिनेशन करवाता हूँ. तो ये क्या किया हमने, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया. दैट वी विल डू अगेन, आई से इन लास्ट यूनिट. यहाँ पर इसके थ्योरी जो है वो पढ़ लेते हैं. वी नो दैट दिस इज द एडिशन ऑपरेटर whose task is to add two operands. So single operator plus when placed between integer operands adds them. बराबर, integer operands के बीच में रखेंगे प्लस को तो वो ऐड करेगा. बट when placed between two string, दो स्ट्रिंग के आगे हम उसके बीच में प्लेस करेंगे तो क्या करेगा, कॉन्केटिनेशन करना है. तो ये हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया कि भाई आपको एडिशन भी करना है और कॉन्केटिनेशन भी करना है. सो दैट दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ओके, पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा टाइप है रन टाइम. तो व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? तो दोस्तों हमने जो भी वर्चुअल फंक्शन के साथ काम किया तो उसको बोला जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. लेट मी गो टू द डायग्राम अगेन. सी फ्रेंड्स, ये कंपाइल टाइम और रन टाइम. तो कंपाइल टाइम मींस व्हाट? फंक्शन को ओवरलोड किया या फिर ऑपरेटर को ओवरलोड किया. जैसे ही मैं
F9 की प्रेस करता हूं तो कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है और उसको पता चल जाता है कि मुझे फंक्शन ये फंक्शन कॉल करना है, ये ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है उसको कॉल करना है, तो कंपाइल टाइम पे ही सारी चीजें मालूम पड़ जाती है। लेकिन वर्चुअल फंक्शन जब हम बनाते हैं ना तो कंपाइलर को कुछ मालूम नहीं पड़ता, वो रन टाइम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो इसीलिए उसको बोला जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल किया तब नहीं, लेकिन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे मालूम पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है। Yes, this type of polymorphism is achieved by function overriding, not overloading. Overriding means what? हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में देखा दोस्तों, प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया हुआ था, उसका कुछ भी इंप्लीमेंटेशन नहीं था। डिराइव्ड क्लास में उसका इंप्लीमेंटेशन था, तो उसको हमने क्या किया, ओवरराइड किया। मेरा एक क्लास है जिसमें फंक्शन लिखा हुआ है, दूसरे क्लास में उसको इनहेरिट कर रहा हूं मैं, तो उसका खुद का इंप्लीमेंटेशन है। तीसरे क्लास में भी वो पहले क्लास को इनहेरिट कर रहा हूं तो उसका खुद का इंप्लीमेंटेशन है। तो हर एक क्लास जो मेरे बेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा है उन सबका अपना अपना खुद का फंक्शन का डेफिनेशन है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं। बेस क्लास में कुछ लिखा हुआ था उसको भूल जाओ, उसको ओवरराइड करते हैं और हम हमारा खुद का फंक्शन बनाते हैं, लेकिन नाम जो है वो सेम रहेगा। So this is called runtime polymorphism. Function overriding, on the other hand, occurs when a derived class has definition for one of the member function of base class. The base function is said to be overridden. तो इसको बोला जाएगा runtime polymorphism. Okay, now data abstraction. तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट क्लास, प्योर वर्चुअल फंक्शन, वो एम्प्लॉय वाला एग्जांपल, फुल टाइम एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, तो वही फिनोमिना है जिसको हम बोल सकते हैं कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन। लेट मी रीड द पॉइंट्स। Data abstraction is one of the most essential and important feature of object oriented programming in C++. Abstraction means displaying only essential information and hiding the details. हमने ऐसा किया दोस्तों, वो एक क्लास हमने बनाया मंथली सैलरी, वो सिर्फ हमने इंफॉर्मेशन दिया कि मंथली सैलरी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन वो हाइड रहा, वो किसी को मालूम नहीं है। जो भी क्लास उसको डिराइव करेगा वो अपने आप से अपनी तरह से उसको इम्प्लीमेंटेशन करेगा, सो दैट इज नॉट नोन टू आउटसाइड द वर्ल्ड। Last point, data abstraction refers to providing only essential information about the data to the outside world, hiding the background details or implementation. This phenomena is known as data abstraction. फिर है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मीन्स व्हाट फ्रेंड्स, नॉर्मल वो दवाई का एग्जांपल देते हैं हम, अगर छोटे बच्चों को गोलियां हमें खिलानी है, ठीक है, दवाई देनी है, तो ऐसे ही नॉर्मल दवाई दे देंगे तो बहुत कड़वी लगती है। तो बहुत सारी दवाई कैसे आती है, कैप्सूल के अंदर, वो जो भी ड्रग कंटेंट रहता है वो कैप्सूल के अंदर रहता है और फिर वो कैप्सूल हम निगल जाते हैं तो वो हमको कड़वी नहीं लगती है। तो उसी तरह का कुछ इंफॉर्मेशन है, फिनोमिना है कि हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो ऐसे ही छोटी छोटी अलग अलग जगह पर रहे, उसके जगह पर क्या कर सकते हैं, हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो हम C++ या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में वही करते हैं। हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर उसके मेंबर फंक्शंस, मेंबर वेरिएबल सबको इकट्ठा करके रखते हैं। तो सारी चीजों को हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर रैप करके रखा, तो इसी वजह से ये कंसेप्ट, ये फिनोमिना है, इसको बोला जाता है एनकैप्सुलेशन। Let me read the theory point. In normal terms, encapsulation is defined as wrapping, बराबर, wrapping up of data and information under a single unit. In object-oriented programming, encapsulation is defined as building together the data and the functions that manipulates them. So ये point हो गया encapsulation. Now inheritance, वी आर वेरी मच अवेयर विद दिस पॉइंट। इनहेरिटेंस क्या है, एक क्लास को दूसरे क्लास में डिराइव करना और उसकी सारी प्रॉपर्टीज सब लेके आना। लेट मी रीड द कंटेंट। द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। Inheritance is one of the most important feature of object-oriented programming. फिर है स्टेटिक बाइंडिंग। नाउ फ्रेंड्स, स्टेटिक बाइंडिंग जैसा कुछ है नहीं, अगर वो सिलेबस में जाके देखें हम
तो यहाँ पर है डायनेमिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग। स्टैटिक बाइंडिंग कहाँ पर, कहीं पर है नहीं, लेकिन डायनेमिक बाइंडिंग सीखने के लिए स्टैटिक बाइंडिंग जानना जरूरी है। तो चलो स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों हम देखते हैं। बाय डिफॉल्ट, चलो सबसे पहले स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है वो देखते हैं। बाय डिफॉल्ट मैचिंग ऑफ फंक्शन कॉल को मैच करना, मतलब मैंने वॉइड मेन में जो भी फंक्शन लिखा हुआ है वो कॉल, वो उसी पर्टिकुलर कॉल को, उसी पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट मैचिंग ऑफ फंक्शन कॉल विथ द करेक्ट फंक्शन डेफिनेशन हैपेंस एट द कंपाइल टाइम। मतलब जब हम कंपाइल करते हैं दोस्तों, उस टाइम पे कौन से फंक्शन को कॉल करना है वो कंपाइलर डिसाइड करता है, तो उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक और अर्ली और कंपाइल टाइम बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग में क्या होता है, इज अचीव्ड यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। whereas in dynamic binding, C++ provides facility to specify that the compiler should match function calls with the correct definition at the runtime. C++ में ऐसी भी फैसिलिटी है वर्चुअल फंक्शन के जैसे। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक बाइंडिंग और लेट और रन टाइम बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, इज अचीव्ड यूजिंग वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास पॉइंटर। नाउ दिस कंसेप्ट इज नॉट इन अवर सिलेबस, लेकिन डायनेमिक बाइंडिंग के अंदर ये पॉइंट आता है। बेस क्लास का पॉइंटर बनाना जो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सके, बट दिस इज दैट पॉइंट इज नॉट इन अवर सिलेबस। तो हमने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया जो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल पॉइंट करे, ऐसा हमने कभी किया नहीं है, but this point is there. Let me go through it. Base class pointer points to the derived class object and function is declared virtual in base class. Then the matching function is identified as runtime using virtual table entry. So in short, in simple words, अगर मैं बताऊं आपको, तो ये जो है दोस्तों कंपाइल टाइम जो हो रहा है ये स्टैटिक बाइंडिंग है, ये जो है रन टाइम हो रहा है वो डायनेमिक बाइंडिंग है। नाउ लास्ट पॉइंट, दैट इज मैसेज पासिंग। तो वेरी सिंपल फिनोमिना, हम दोस्तों ऑब्जेक्ट बनाते हो और ऑब्जेक्ट के जरिए फंक्शन को कॉल करते हैं, उसके अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं, तो इसको बोलते हैं मैसेज पासिंग, एक दूसरे को मैसेज पास करना। तो ये कंसेप्ट को मैसेज पासिंग बोलते हैं। चलो पॉइंट्स देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे से बातें करते हैं, सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन करते हैं, कैसे कर सकते हैं। अ मैसेज फॉर एन ऑब्जेक्ट इज रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर एंड देयरफॉर विल इन्वोक अ फंक्शन। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि मैसेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोई रिक्वेस्ट भेजता है कि ये फंक्शन का कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करो, तो उसके लिए उसको इन्वोक करता है फंक्शन को। इन द रिसीविंग ऑब्जेक्ट दैट जनरेट द डिजायर्ड रिजल्ट। मैसेज पासिंग इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैसेज पासिंग का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम स्पेसिफाई करना है, डॉट करने के बाद द नेम ऑफ द फंक्शन एंड द इंफॉर्मेशन टू बी सेंट। वो ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट अगर कुछ भेजनी है तो वो। सो ये जो कंसेप्ट है इसको बोला जाता है मैसेज पासिंग। सो इन शॉर्ट वी कैन से वी आर डन विथ एंटायरली यूनिट नंबर 1। ये एक पॉइंट पॉलीमॉर्फिज्म का जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दैट विल कवर इन यूनिट नंबर 4। So this is how we can say we are done with unit number 1 entirely. Thank you very much, friends.